हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग खुशहाल होंगे, सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। ओके, तो जैसे कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके सामने है, G7 बैठक। ओके, तो आज हम बेसिकली इसके बारे में जानेंगे कि G7 है क्या है। ठीक है, यह है G5, G6, G7, G8 क्या है ना, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं और ये जो संगठन है ये क्यों बनाया गया है ना, यह क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही इसमें इंडिया की क्या भूमिका है और ये इस ग्रुप के लिए हमारे इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस है ना, हमारे इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो आज हम सब इसी के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि है G7 बैठक, G7 बैठक जिसका मीन्स है ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो यह बेसिकली 7 जो विकसित राष्ट्रों का एक संघ है। ओके विकसित राष्ट्रों का एक संघ है। तो जब G7 की जो बैठक है तो वह सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि G7 की जो पहली समिट जो हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले जो यह हुई थी G7 की बैठक, इसकी जो स्थापना हुई थी तो नवंबर 1975 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? नवंबर 1975 में। यह एक अरब ऑयल क्राइसिस के उपलक्ष्य में ये सबसे पहले एक मीटिंग फ्रांस में अरेंज की गई थी। कहाँ पे? फ्रांस के रम्बोनिलट में हुई थी, संपन्न हुई थी जो पहली बैठक थी। तो उस टाइम पे इसमें कितनी कंट्री शामिल थी? तो उस टाइम पे जो इसमें कंट्री की संख्या थी, इसमें जो देशों की संख्या थी वह 6 थी। कौन कौन से इसमें उस टाइम पे मेंबर थे वह? तो अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस है, जर्मनी, जापान और इटली। ये सब जो राष्ट्र हैं सब औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक अंतर सरकारी संगठन था। ठीक है, यह गैर समाजवादी अंतर सरकारी एक संगठन था। ठीक है, बट 1976 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया और यह G7 बना। ठीक है, तो 1976 में इसको कनाडा को शामिल किया गया और यह G7 के नाम से जाना गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें रूस को शामिल किया गया 1991 में USSR का जब विघटन हुआ, जब वह छोटे छोटे 15 देशों में विभक्त हो गया तो इसमें रूस की जो भूमिका है वह सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो रूस इसमें शामिल हुआ 1998 में। तो 1998 में इसमें रूस शामिल हुआ और इनकी संख्या हो गई 8, जो G8 के नाम से जाना गया। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2014 में रूस को G8 से हटा दिया गया। ठीक है, तो जो रूस को G8 से क्यों हटाया गया, तो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि रूस के जो निचले साउथ में एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया आइलैंड। ठीक है, जो किसका हिस्सा है? यूक्रेन का। बट यहाँ पे ये हुआ कि जो क्रीमिया है तो वह अपने को यूक्रेन से अपने को एक स्वतंत्र कंट्री घोषित कर दिया और वह रूस के पक्ष में चला गया। ठीक है, तो रूस ने क्रीमिया का अतिक्रमण कर लिया। ओके, G8 से अलग कर दिया गया वह क्रीमिया अतिक्रमण के कारण। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कि जो G7 है, इसके बाद जैसे ही रूस इससे अलग हुआ तो इस ग्रुप का जो नाम है वह फिर से G7 हो गया। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि इसका जो सबसे पहले जब फॉर्मेशन हुआ, G6 की बैठक हुई, सबसे पहले नवंबर 1975 में हुई थी। फिर 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ, G7 के नाम से जाना गया और 1998 में
तो इसमें रूस शामिल हुआ और यह G8 के नाम से जाना गया। बट 2014 में रूस को इससे अलग कर दिया गया क्योंकि रूस ने किसका अतिक्रमण किया, क्रीमिया का अतिक्रमण कर लिया, जो कि एक यूक्रेन का पार्ट था। ठीक है, तो वहां पे जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में वह किसके हिस्से में चला गया, वह रूस के हिस्से में चला गया। रूस को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, और यह फिर से पुनः क्या बन गया, G7 बन गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ओके, अब देखते हैं कि जो ये G7 का जो सम्मेलन होता है तो यह वह प्रत्येक साल होता है। बट ध्यान देने की जरूरत यह है कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, साथ ही इसमें कोई भी बजट का प्रावधान भी नहीं है। तो दोस्तों G7 जो है इसका बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका प्रावधान यही है कि जो भी मेजबान राष्ट्र G7 समिट बुलाएगा वही इसका खर्च भी वहन करेगा। ओके, इसके बाद है कि G7 क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह आखिर क्या है, क्योंकि यह G7 यह एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह एक बहुत ही पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है ना, 7 देशों का। तो इसमें जानते हैं कि जो G7 की जो कंट्री हैं, जो भी राष्ट्र हैं, तो वह विश्व की आबादी का 10% विश्व की आबादी का 10% प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की आबादी का 10% प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चाइना जैसे इंडिया है तो इसमें जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा है ना। तो यह केवल विश्व की आबादी का केवल 10% प्रतिनिधित्व करते हैं, बट विश्व GDP का 30% से अधिक ये G7 कंट्रीज के पास है। ठीक है, जो वर्ल्ड GDP है उसका लगभग 30% है ना, प्लस 30% G7 कंट्रीज के पास है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, इमिशन में जो इसका है वह 21% है। ठीक है, तो 21% जो है ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, इसलिए यह बहुत ही क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है ना। अब इसमें देखते हैं कि यह भारत इसमें कब कब शामिल हुआ है ये भारत को आखिर यहाँ पे क्यों बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत इसमें जो भारत को सबसे पहले इनवाइट किया गया, तो इसमें सबसे पहले जो इनवाइट किया गया 2003 में। ओके, तो भारत को 2003 में सबसे पहले G7 समिट में बुलाया गया। उस टाइम पे कौन थे हमारे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया गया था G7 बैठक के लिए। ओके, इसके बाद अभी देखें फिलहाल में तो इसकी जो मेज़बानी है 2022 में जर्मनी के द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे मोदी जी ने इसमें वर्चुअल भाग लिया था। ठीक है, क्योंकि 2022 में कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए कोविड की वजह से इसकी वर्चुअल समिट हुई थी। ओके, इसके बाद 2023 की समिट जापान के हिरोशिमा में आयोजित की जा रही है, जो कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम जब गिराया गया था, उन्हीं में से ये जो शहर है हिरोशिमा, तो वहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा है। जो कौन सा आयोजन होगा, 49वां होगा। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में तो कौन सा होगा, तो 49th होगा। तो ये भी है कि ये हिरोशिमा में ही क्यों किया जा रहा है, तो हिरोशिमा में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परमाणु बम जो गिराया गया था तो वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई थी, यहाँ तक कि लोगों के DNA तक में चेंजेज आया था, है ना, उनके DNA तक में चेंजेज आया, जिसकी वजह से जो इस टाइम पे जापान के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वह कौन है, तो वो फ्यूमियो किशिदा है। क्या है, फ्यूमियो किशिदा। तो वो उनका जो होम टाउन है वह भी हिरोशिमा है। इसलिए ये जो आयोजन किया गया, ये जो समिट वहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, तो ये भी कहाँ पे की गई, हिरोशिमा में की गई। साथ ही इसमें जो मेन मोटो है जापान का, उनका ये एक मोटो है कि जो परमाणु जो संपन्न देश हैं, जैसे कि रूस है, उत्तर कोरिया है, चाइना है, तो
क्योंकि ये बहुत ही आक्रामकता दिखा रहे हैं। जितने भी इनके पड़ोसी कंट्रीज हों, चाहे रूस को यूक्रेन पर ले ले, या फिर जैसे चाइना है तो वियतनाम को लेकर, है ना, उत्तर, और साथ ही नॉर्थ कोरिया जो है वो भी हमेशा समय समय पर क्या कर रहा है, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। तो इस समिट के माध्यम से कुछ हम एक ऐसा प्रभावशाली कदम उठाएं, सभी G7 के कंट्री बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, साथ ही कुछ प्रमुख राष्ट्र हैं, इसके साथ ही जो प्रमुख राष्ट्र हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे क्राइसिस चल रहा हो, चाइना हो या रूस हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, ठीक है, चाइना हो, रूस हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, सभी के खिलाफ यहाँ से एक्शन लिया जाए, ठीक है, और एक मंच पर इनके लिए बोला जाए कि ये परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार को रोका जाए। तो इसी के लिए यह जो शहर है वह चुना गया है। तो अब देखते हैं कि ये G7 जो समिति है तो इसमें कौन कौन से राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया है। इसमें हमारा इंडिया बस ही नहीं शामिल है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज इनको आमंत्रित किया गया है। तो उनके नेम है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कोमोरोस है, कुक आइलैंड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत है, इसमें इंडोनेशिया है, दक्षिण कोरिया और वियतनाम है, ठीक है। तो ये ऐसे आमंत्रित राष्ट्र है जहाँ पे जिनको G7 समिट में बुलाया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा केवल इंडिया बस शामिल नहीं है, बट इंडिया हमारा लगातार लगभग 5 सालों से G7 की बैठक में आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमें अपनी बात कहने के लिए एक हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां से हम अपनी बात को कह सकते हैं, चाहे वो टेररिस्ट के लिए हो, चाहे वह आतंकवादियों के लिए हो, है ना, हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही यह और भी आमंत्रित किया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, जिनको शामिल किया गया, आमंत्रित किया गया, तो वह कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र, IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, WHO है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आदि इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनको आमंत्रित किया गया है। ओके, तो ये जितना भी हमारा G7 से संबंधित है। अब हम इसके बाद जानते हैं कि यह जो G7 है ना, इसमें हमारे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखते हैं इसको। तो जो G7 है, ये G7 बैठक में हमेशा इंडिया को क्यों बुलाया जाता है, क्यों आमंत्रित किया जाता है, तो इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वह यह है कि जो अगर चाइना को, किसी भी कंट्री को अगर चाइना काउंटर करना हो, चाहे फिर वह अमेरिका हो, है ना, या फिर जितने भी, चाहे इंग्लैंड हो या कोई भी नॉर्थ पोल की कोई भी कंट्री हो, तो चाइना को काउंटर करना है तो वो उसे इंडिया का साथ चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इंडिया को लगातार लगभग 5 सालों से ये G7 समिट में बुलाया जा रहा है। तो यही है कि इसके G7 का इसमें क्या महत्वपूर्ण है, भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है। तो हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन में अगर हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर वहाँ पे चीन की आक्रामकता को देखें, तो यह इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसके साथ ही डिफेंस के लिए हमारा एक इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमारे इंडिया को G7 समिट में आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही अब देखेंगे कि यह इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल है ना, यह इंडिया के लिए क्यों लाभदायक होगा। तो यह जो सबसे बड़ा है फैक्टर है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, क्या है, एक वैश्विक समस्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें जब तक हमारे इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से यह हमारे लिए भी बेहतर होगा कि ये सभी कंट्री जो हैं आपस में मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगी। और साथ ही हमारा जो इंडिया है हमेशा एक टेररिज्म का शिकार रहा है, तो इसकी वजह से हमारे टेररिज्म को, इसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प मिलेगी, कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। साथ ही इकोनॉमिक रिकवरी के लिए
बहुत ही अच्छा एक मंच है और हेल्थ के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये सभी जो ग्रुप 7 कंट्रीज़ हैं सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इसलिए हमारे इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि चाहे कोई भी हमारी किसी भी फील्ड है किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो G7 बैठक जो G7 समिट हुई है ना हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं हम उनके बारे में ऐसे ही एक एक करके चर्चा करेंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि हम अगर एक भारत के एक प्रबुद्ध एक नागरिक हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, तो फिर हमें ये सब संगठनों के बारे में हमें जानना चाहिए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।